आपकी लड़ाई और आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। आप कल से बेटर अगर आज काम कर सकते हो तो आप आगे बढ़ोगे। देखिए, शादी की कोई एज नहीं होती। शादी इंसान देख के करो। टाइम, उम्र, कास्ट, एज, बैकग्राउंड, ये सब बाद में आता है। आपको क्या लगता है कि किसी भी औरत के लिए या किसी भी बंदे के लिए सक्सेसफुल होने के लिए उसके पार्टनर का सही होना कितना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं अपनी विमेन को बताते हैं कि आप पहले अपनी करियर सेट करो। कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकअप में उन्हें कुछ करना है, उन्हें लाइफ में कुछ करना है, और वो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहाँ पे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कोई लड़की है, उसको अगर उसके स्किन कलर पे बचपन से सुनाया जा रहा है तुम काली हो, तुम काली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता रियल वर्ल्ड में। आपका टैलेंट आपकी कलर देख के नहीं लोग चूज करते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई बिजनेस वुमन हो, उसका कलर देख के नहीं लोग जाते उसके पास, उसका टैलेंट देख के जाते हैं। मेरा दुबई में भी ब्यूटी बिजनेस है एंड मुझे उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी टू रजिस्टर माई कंपनी एंड टू गेट अ लाइसेंस। बट इंडिया में जब मैंने खोला था तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बस खोलो, शीशे लगाओ, कुर्सी लगाओ, शुरू कर दो। ब्लैक मनी बहुत कमाते हैं, वो अपनी वाइफ्स का या सिस्टर्स का या डॉटर्स का एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देते हैं। तो ये एक तरीका है अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का। है कि नो मेकअप लुक में भी मेकअप होता है, फिर मैंने इसका नाम नो मेकअप लुक ही क्यों रखा। आजकल की ब्राइड्स का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है। हेलो, मेरी एंट्री होगी, हेलो वो जयमाल के टाइम पे ये गाना बजना है, वो दूल्हे को फोन कर रही है, तुमको ये पहनना है, हमारी फोटो शूट होनी है। हाय भव्या मैम, स्वागत है आपका टॉक विथ मानवेंद्र की इस पॉडकास्ट में। काफ़ी दिनों से आपसे टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आप आज यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू मैम। मैम, मैं आपकी जर्नी देखता हूँ तो आपने जब ये स्टार्ट किया होगा, तो आज अगर आप अपने आप को जहाँ पे आज आप खड़े हैं, अगर आपको मैं कहूँ पीछे जाइए और सोचिए उस दिन पे जहाँ से आपने शुरू किया था, तो कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कभी अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि 15 साल बाद भी मैं वही काम और ज़्यादा लोगों के साथ और ज़्यादा ब्रांचेस में, इतने ज़्यादा हज़ारों क्लाइंट्स, इतना सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन, कभी भी नहीं सोचा था। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। मैम, आपको ऐसा क्या लगता है? ऑफ कोर्स आपका टैलेंट रहा होगा, स्किल रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम इट क्या ऐसी चीज़ आपके जर्नी में रही जो वर्क करी बहुत ज़्यादा? मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि मैंने क्या किया जो मैं यहाँ आ गई। और एक तो मेरे ख्याल से मेरा टाइमिंग सही था। 15 साल पहले मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोई था नहीं। स्पेशली एजुकेटेड वुमेन, उनके लिए एक करियर ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। तो वो एक शुरुआत जो मैंने करी मेकअप आर्टिस्ट बनने की, एक मेकअप स्टूडियो खोलने की, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि तब तक सिर्फ पार्लर होते थे यहाँ पे, पार्लर जाइए मेकअप करा लीजिए। तो आर्टिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो लखनऊ में शुरू करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। एंड सेकेंडली, इन द लास्ट 15 ईयर्स, अभी मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, यही बोला था कि ग्रोथ का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ खुद को देखो। आपकी लड़ाई और आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। आप कल से बेटर अगर आज काम कर सकते हो तो आप आगे बढ़ोगे। आसपास में कौन क्या कर रहा है, कौन आपका स्टाफ चुरा रहा है, किसने क्या किया, किसने आपका सोशल मीडिया पोस्ट पे कमेंट किया, ये सब में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। सो आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी। आई हैव ओनली एंड ओनली बीन कंसर्न्ड विद माई वर्क, नथिंग एल्स। भव्या मैम, आप 15 साल पहले आपने भी जिक्र किया, और एज ए वुमेन आज भी इतना टफ है, 15 साल पहले तो बहुत टफ रहा होगा। कैसे सर्वाइव किया, और एज ए वुमेन जो आपने चैलेंजेस फेस किए, थोड़ा इस पे एम्फेसिस करके बताइए। ये आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे विमेन को लेके बहुत अच्छी चीज़ है, फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जिस घर में मैं बड़ी हुई, मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ। हम दो बहनें थी, मेरा भाई काफ़ी बाद में पैदा हुआ। तो हम दो जब बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे किसी लड़के के लिए होता है वैसे ही हमारे लिए था। और आई थिंक ये घर से बहुत ज़्यादा आता है। और पेरेंट्स आपको किस तरह की बातें कर रहे हैं बचपन से, जैसे मेरे घर में हमेशा ये था कि काम करना है, खुद का पैसे कमाने, खुद का घर खरीदना है, जो कि शायद आप एक लड़के को बोलते हो। और लड़कियों को बोलते हो अरे तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें खाना बनाना है। तो उस तरह की बातें नहीं होती थी मेरे यहाँ। और बल्कि दोनों ही होती थी कि खाना भी बनाना सीखो और घर खरीदो, अपना बिजनेस करो या नौकरी करो, कुछ करो लाइफ में। तो आई थिंक थैंक्स टू माई पेरेंट्स। एंड ऑल्सो व्हेन आई गॉट मैरिड आई वॉज वेरी यंग। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत छोटे थे हम, और हम में भी कोई ऐसे जेंडर रोल्स नहीं थे कि मैं हस्बैंड हूँ तो मैं कमाऊंगा, तुम वाइफ हो तो तुम घर पे रहो। हम दोनों ही हाथ पैर मार रहे थे, जिसका जहाँ लक काम कर गया, जहाँ पे काम चल गया, जहाँ से पैसे आ गए, हम दोनों ऐसे ही करके शुरू के 4-5 साल हमने किया है। और फिर यहाँ लक चल गया तो हम दोनों यहाँ लग गए।
मैम आपने कहा कि बहुत अर्ली एज में शादी की थी, तो वाज इट अ लव मैरिज और Absolutely, crazily in love. I just wanted to spend every minute with my husband. Even today, I want to do that. So yeah, it was क्या purely एज my रही थी मैम decision. आपकी शादी के टाइम? मैं जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मैं 20 साल की थी और शादी 21. अब यही मेरा अगला क्वेश्चन है मैम कि आज की डेट में ये एक बड़ा मिथ सा भी हो गया है कि अर्ली शादी लड़के लड़कियां किसी को भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि करियर सेट नहीं होता है उस समय तक। और जैसा आपने बोला कि आप दोनों ने मिलके बनाया, यहाँ चल गया तो साथ मिलके लग गए। तो इस पे थोड़ा बताइए कि मैम शादी इम्पैक्ट करता है क्या आगे की देखिए, लाइफ? शादी की कोई एज नहीं होती. ऑफ कोर्स 18 साल से पहले तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उम्र से आप शादी को डिफाइन कर सकते हैं. आपको शादी डिफाइन करनी चाहिए कि आपको वो इंसान मिला कि नहीं, आपको वो फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं, आपको आपका और उस इंसान का सेम विजन है कि नहीं. अब वो 21 पे भी हो सकता है, 25 पे भी हो सकता है और शायद 35 तक भी ना हो. तो कुछ ऐसा ये सेट नहीं है कि जल्दी शादी करोगे तो खराब है. मेरे हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो ग्रो अप करी हूँ अपने हस्बैंड के साथ. वी आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग 20 years ऑफ मैरिज एंड वी हैव एक्चुअली ग्रोन अप टुगेदर. हमने अपने टीन्स में हम दोस्त थे, फिर 20s में हमारी शादी हुई थी. कोई प्रेशर नहीं होता इतनी यंग एज पे कि बच्चे करो या कोई एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है, ये भी प्रेशर नहीं होता. तो बहुत चिल थे हम शुरू शुरू में. जो भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उसको घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उड़ा रहे हैं. ऐसे कोई लाइक आई सेड कि कोई टेंशन नहीं थी सर पे. जब लेट एज में आप शादी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना. अच्छा, अभी बच्चा भी होना है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी टिक कर रही है, 30 के पहले बच्चे भी होने हैं, फिर घर भी खरीदना है. तो दोनों ही में प्रोज एंड कॉन्स हैं. बट शादी इंसान देख के करो. टाइम, उम्र, कास्ट, एज, बैकग्राउंड, ये सब बाद में आता है. आप इंसान देखो ना, आप किसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये मैम आपने बहुत एक अच्छी बात बोली कि इंसान देख के करिए। आपको क्या लगता है कि किसी भी औरत के लिए या किसी भी बंदे के लिए सक्सेसफुल होने के लिए उसके पार्टनर का सही होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं विमेन से यही कहना चाहूँगी कि पार्टनर बाद में आता है, पहले आपका खुद का विजन और करियर आता है. हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी मिथ क्यों है कि लड़की की शादी होगी तो वो सेटल होगी. बिल्कुल अनसेटल हो जाती है एक लड़की शादी करके, अपने माँ बाप के घर से किसी और घर में जाती है, उसकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है. आप इसको सेटल होना कहाँ से कह सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट. सेटलिंग इज व्हेन यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, विद योर ओन डिसीजंस. आप अपने खुद के फाइनेंसेस मैनेज करते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीते हो. और हर वुमन वो कर सकती है. हर औरत पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो. आजकल आप देखते हैं कि मेड्स भी कितने आगे पहुंच गई हैं. नैनीज़ की कितनी अच्छी सैलरी हो गई. जो ट्रेंड नैनीज़ होती हैं उनकी इतनी ज़्यादा सैलरी है दिल्ली एनसीआर में कि मतलब लगता है कि यार एमबीए करके आए हैं क्या, जो बच्चे को संभालने के 30,000 40,000 रुपये लग रहे हैं, और लगते हैं इतने. क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अच्छे हो और आप उसको मोनेटाइज करना चाहो, कितनी सारी ऐसी स्किल्स हैं जो सिर्फ विमेन कर सकती हैं. टीचिंग जॉब्स हैं, हम उसमें डोमिनेट करते हैं. ऑफ कोर्स हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है, हम इसमें डोमिनेट करते हैं. कई तरह के परफॉर्मेंस आर्ट्स हैं, डांस, म्यूजिक. विमेन आर बेटर एट इट, नेचुरली मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इट. आई वोंट से बेटर, लेकिन बचपन से ज़्यादा टाइम देती हैं इन चीज़ों को. तो हम क्यों नहीं अपनी विमेन को बताते हैं कि आप पहले अपनी करियर सेट करो, अपने फाइनेंसेस सेट करो, वो आपको सिक्योर रखेगा. आदमी कहाँ से सिक्योरिटी देगा यार? वो खुद ही जवान है, अभी उसने खुद ही कमाना शुरू किया, उसके सर पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, वो कहाँ से आपको सिक्योरिटी देगा? आप दोनों को मिलके एक दूसरे को सिक्योरिटी देनी है. मैम आप आपकी जब जर्नी बता रहे थे तो आपने एक चीज़ बोली थी कि आप फॉर्चुनेट थे कि आपके फैमिली में आपको इक्वल ट्रीट किया गया, बट बहुत सारी लड़कियां इतनी फॉर्चुनेट इनफ नहीं होती हैं और वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगी तो, और आप भी एज ए आपके यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आती होंगी तो बहुत सारी लोग लड़के आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी. तो उनके लिए कुछ बताइए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकअप में उन्हें कुछ करना है, उन्हें लाइफ में कुछ करना है और वो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हैं जहाँ पे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट? क्योंकि आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं आज की डेट में, और वो आपने बोल बहुत ईजी रहे हैं लेकिन वो इतना ईजीली नहीं हुआ होगा. हम सबको पता है कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई है. तो थोड़ा मैम कुछ ऐसा बताइए कि कैसे निकला जा सकता है इन चीज़ों से. देखिए, पहली बात तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है. अगर आपकी फैमिली में लोग ऐसा मानते हैं कि आपको घर संभालना है, घर चलाना है, खाना बनाना है, ये आपका मेन काम है, तो आप खुद भी वैसा ही मानने लगते हैं. तो पहले तो आपको वो ब्रेक करना है कि नहीं, मेरी फैमिली गलत है. बड़े भी गलत हो सकते हैं, किसने बोला बुजुर्ग हैं तो उनकी एडवाइस सबसे अच्छी है? बुजुर्ग भी गलत हो सकते हैं, उनके जो पुराने ख्यालात हैं उनसे हम लोग आज आगे बढ़ चुके हैं, हम चेंज हो चुके हैं. और यही चेंज होने की जो एबिलिटी है ना यूथ में, इसी से दुनिया आगे बढ़ रही है. आप सोचिए, अगर हर इंसान अपने पेरेंट्स से फ़र्क नहीं सोचेगा तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, नई नई चीज़ें कैसे आएंगी, उनका आविष्कार कैसे होगा? तो विमेन को ये रियलाइज़ करना है कि जो मुझे बचपन से फीड किया जा रहा है
वो गलत है, वो सही नहीं है। और मुझे इस चीज़ का, भले मैं लड़ाई ना करूं, लेकिन मुझे इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होना है। तो इस ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। कोई लड़की है, उसको अगर उसके स्किन कलर पे बचपन से सुनाया जा रहा है तुम काली हो, तुम काली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता रियल वर्ल्ड में। आपका टैलेंट आपकी कलर देख के नहीं लोग चूज करते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई बिजनेस वुमन हो, उसका कलर देख के नहीं लोग जाते उसके पास, उसका टैलेंट देख के जाते हैं। लेकिन जब एक लड़की को ऐसे बड़ा किया गया होता है कि तुम काली हो तो तुम दूसरों से अच्छी नहीं हो, ये कहीं ना कहीं उसके माइंड में आ जाता है। और एक एज के बाद ये अपने माइंड से टोटली निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको थेरेपी करानी पड़ती है, आपको सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ती है, आपको अपने ट्रिगर्स को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो खुद में वो कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं आगे कर सकती हूँ। क्योंकि आपने अगर 4 कदम आगे बढ़ाए और किसी की बात सुन के आप 2 कदम पीछे आ गए, तो आप आगे पीछे ही करते रहोगे। एंड आई थिंक वंस यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि नहीं मैं कर सकती हूँ यार, आज की डेट में 20,000, 25,000, 30,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक नैनी भी अगर एक्सपीरियंस हो तो कमा लेती है। काम अगर आप सही से काम करो। अगर आपको आता हो तो आप कर सकते हो। आपके पास बेसिक एजुकेशन है, आप एक कंपनी में अगर एज अ फ्रेशर भी जाते हो, आज आपको 20-25 हज़ार की सैलरी मिलती है, आप वहीं पे अपना अगर डिलिजेंटली काम करते हो, वहीं राइज कर सकते हो। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए ना उस पर। कितनी लड़कियां, क्योंकि मैं बहुत लड़कियों को एम्प्लॉय करती हूँ, तो मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि शादी की वजह से अपना करियर छोड़ देती हैं। अपना प्रॉमिसिंग करियर जहाँ उन्होंने 4 साल 5 साल दिए, जहाँ अब उनकी एक्चुअली ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाली है, माँ बाप ने शादी तय करी, किसी और शहर में जाना है, हस्बैंड की फैमिली अलाउ नहीं कर रही है काम करने के लिए, या अगर अलाउ कर भी रही है तो बहुत कंडीशंस हैं कि तुम हमारे ही बिजनेस में करोगी या हमारे ही बेटे के ऑफिस में करोगी, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब जब एक कंपनी में एक लेडी ने अपने 5 साल 6 साल दिए हैं, वो उस कंपनी की वर्किंग को समझती है, वो अपने रोल को अच्छे से जानती है, वहाँ से आपने उसको अप्रूव कर दिया, उसका घर भी चेंज हो गया, उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई, उसका पूरा रूटीन चेंज हो गया, आपने उसकी जॉब भी चेंज कर दी, वो कहाँ से किसी और जॉब में सक्सेसफुल होगी? तो उसे खुद को ये बिलीव करना है कि यार मुझे नौकरी करनी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी विल बी व्हेन आई गेट मैरिड। धीरे धीरे करके जब मेरी शादी अच्छी चलेगी तो शायद शादी मेरी नौकरी के बराबर आ जाए, लेकिन अभी मेरा करियर टिल आई एम 30-35, जब तक मेरे पास अपनी खुद की सेविंग्स और पैसिव इनकम नहीं होती, मेरी सिक्योरिटी कोई और नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द विमेन, हमें सेव करने कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है। विमेन क्या, इवन फॉर मेन, आपको सिर्फ सेव कर सकता है आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आपका खुद का बैंक बैलेंस, बस। मैम, इंडिपेंडेंट वुमेन है आप, बट सोसाइटी में इंडिपेंडेंट वुमेन को क्वेश्चन भी किया जाता है, रूड बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे एरोगेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड्स होते हैं ना हमारे। हाँ हूँ मैं एरोगेंट, नहीं मिलूंगी रास्ते में, कोई रोकेगा तो क्यों मिलूं? अपॉइंटमेंट लो और ऑफिस में आओ यार, वी हैव स्टैंडर्ड्स। जब एक वुमन कॉन्फिडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, खुद के डिसीजंस लेती है, तो उसके स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। नहीं बैठ के जाएगी वो ऑटो में तुम्हारे साथ, उसको चाहिए कि आप अच्छी कैब बुक करो। अब इसको आप एरोगेंस कह लो कि स्टैंडर्ड कह लो, ये तो आपके नज़रिए पे है। मेरे हस्बैंड तो मुझे क्वीन बुलाते हैं क्योंकि मेरे इतने नखरे हैं। अब कोई और शायद मुझे बोले नखरे वाली हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, चाय भी नहीं पी रही यहाँ पे। हाँ मैं नहीं पीती चीनी, आप मुझे अगर वो चीज़ जो दोगे जो मैं नॉर्मली नहीं यूज़ करती हूँ या खाती हूँ या पीती हूँ, तो मैं मना ही करूँगी ना। अब आप उसको जिस भी तरह से लो, तो यही है बस, स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं तो लोगों को उसमें प्रॉब्लम लगती है। मैम, थोड़ा सा सैलून बिजनेस पे आते हैं। आजकल हर गली मोहल्ले में एक सैलून खुल रहा ओह है। यस, टेल मी अबाउट इट। तो फर्स्ट आई वांट टू नो कि क्या ये सारे सैलून बिजनेस इतने प्रॉफिटेबल हैं कि हर कोई खोले जा रहा है? प्रॉफिटेबल तो नहीं है इतने, हैंड टू माउथ चलते हैं ज़्यादातर जो सैलून्स हैं, रियलिटी यही है। सैलून बिजनेस को खोलने के लिए कोई स्किल या एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2-4 लाख रुपए चाहिए। 4 शीशे लगाओ, 4 कुर्सी डालो, एक अपना हेयर ड्रेसर रखो, एक अपनी स्किन थेरेपिस्ट, वो भी नहीं रखना तो खुद कर लो काम, और बस खोल दो, बाहर बोर्ड लगाओ, खोल दो। हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं लगती हैं, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। आप किसी भी और कंट्री में अगर आप सैलून खोलो, कोई भी बिजनेस खोलो, आपको हमेशा लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं इसी पॉडकास्ट पे पहली बार बता रही हूँ कि मेरा दुबई में भी ब्यूटी बिजनेस है, एंड मुझे उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी टू रजिस्टर माई कंपनी एंड टू गेट अ लाइसेंस। बट इंडिया में जब मैंने खोला था तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस खोलो, शीशे लगाओ, कुर्सी लगाओ, शुरू कर दो। तो एक तो यही रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि औरतें आज भी बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकल के काम करने से थोड़ा झेपती हैं, ना ही उनके घर वाले उनको बहुत इनकरेज करते हैं। पार्लर खोलना इज़ लाइक अ हॉबी, ये चलो अपना पार्लर खोल लो, बुटीक खोल लो, कोई क्राफ्ट कर लो, घर में लड्डू बना के बेच लो, ये सब अभी भी हॉबीज़ कंसिडर होती हैं। लोगों ने इसको सीरियस बिजनेस की तरह नहीं लिया। आप मुझे देख रहे हो, लेकिन
ज़्यादातर आप अगर सैलून्स देखो, दे आर नॉट बिजनेसेस, दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, दे आर नॉट इवन पेइंग अ जीएसटी। लोग कहते हैं आपके प्राइसेस क्यों हैं अच्छे सैलून में इतना क्यों, क्योंकि हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, इतनी महंगी कमर्शियल रेंट दे रहे हैं। लोग तो अपने घर में कमरे में पार्लर खोल के और वैक्सिंग और फेशियल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई इसमें स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए, वैक्सिंग करनी आती हो, थ्रेडिंग करनी आती हो, पार्लर खोल दो। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबल बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे एक सैलून है। तो वहाँ से एक अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाना और उससे कुछ आगे कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी निकाल लो। लाइक आई सेड, ज़्यादातर पार्लर्स हॉबी की तरह चल रहे हैं। और एक और चीज़ हो रही है अभी मार्केट में, लोग जो ब्लैक मनी बहुत कमाते हैं वो अपनी वाइफ्स का या सिस्टर्स का या डॉटर्स का एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देते हैं। तो ये एक तरीका है अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का और दिखाने का कि हमने ये प्रॉफिट अपने पार्लर से कमाया है। ओके, ये आपने एक बड़ी चीज़ बताई ये है। भी होता है बहुत। तो अब मैं कई सारे स्टूडियोज़ हैं, हमें तो पता होता है कितना काम कहाँ हो रहा है, क्या बिजनेस है। खाली पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं होता, स्टाफ भी खाली बैठा है, कभी एक दो क्लाइंट आ गए भटकते हुए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट होता है वहाँ पे। तो वो सिर्फ बुक्स के लिए है, वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल नहीं है। बाहर बड़ा सा फैंसी सा बोर्ड लगा होगा, बहुत लाइटें लगी होंगी, लेकिन अंदर कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो मैम, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि रिसेंटली मेरा बहुत फैसिनेशन आया है इस चीज़ के प्रति, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। मतलब अब आपने जैसे बोला हैंड टू माउथ है ये, लेकिन बहुत लोग खोल रहे हैं। तो अब मैं आपसे इस पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान खोलना चाह रहा है तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट बताइए कि आप इतना लगा सकते हो जिस पे आप एक सैलून बिजनेस मेकअप स्टूडियो खोल सकते हैं। देखिए, वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हो, आप किस एरिया में खोलना चाहते हो, आप किस स्केल पे खोलना चाहते हो। मिनिमम ठीक। इन्वेस्टमेंट क्या, आप 1 लाख रुपए में खोल दो, 4 शीशे लाओ, 4 कुर्सियां लाओ, अपने ही घर में एक कमरे में खोल दो। तो मिनिमम तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम भी कुछ नहीं है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ भी लगा सकते हो। लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एज अ बिजनेस। एंड किसी भी बिजनेस में आपको वो स्किल आनी चाहिए। लोग आजकल जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं वो मेकअप में बहुत पैसा है, मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लो, लेकिन उन्हें खुद मेकअप करना नहीं आता। तो आपने शुरू में तो मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लिए, मेरे से भी चुरा लिए, बहुत ऐसे पार्लर्स हैं, मेरे मेकअप पुराने मेकअप आर्टिस्ट को तोड़ लिया। लेकिन जब तक आपके खुद के हाथ में टैलेंट नहीं होगा, आपको नहीं आएगा कि कैसे मेकअप करते हैं, कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, कैसे स्किन करते हैं, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो आर्टिस्ट आज मेरे यहाँ से भाग के आपके यहाँ गया है, कल आपके यहाँ से भाग के कहीं और चला जाएगा। और आर्टिस्ट को तो पैसे कमाने हैं ना, वो तो एम्प्लॉई है, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उसको ग्रोथ और प्लानिंग और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, ये ओनर को ही करना होता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि पैसे तो बाद में, पहले स्किल डेवलप करो। पहले आप एक अच्छी अकेडमी पे, एक अच्छे आर्टिस्ट के पास, जहाँ आपको पता है कि आपको अच्छी नॉलेज दी जाएगी, वहाँ पे एनरोल करो, इस लाइन को समझो, इसमें थोड़ा सा टाइम बिताओ। उसके बाद आप कहीं जॉब करो, क्योंकि अपना खुद का पार्लर खोल लिया इतने रुपए लगा के और नहीं मन लगा तो क्या करोगे, कहाँ से उसको आप रिकवर करोगे। बट जॉब अगर आप करोगे तो आपको इनसाइड से समझ में आएगा कि व्हाट इट इज़ टू एक्चुअली वर्क इन अ मेकअप स्टूडियो। 6-8 महीने 1 साल जॉब करो, अपना हाथ और साफ करो, और उसके बाद आप खोल लो। क्योंकि again, it's not easy today. 15 years ago it was slightly easy for me, I was lucky, and there were no parlors, no makeup studios. लेकिन आज easy नहीं है। आप कितना भी फैंसी स्टूडियो खोल लो, बहुत मुश्किल है चलाना। इनफैक्ट जितना बड़ा उतना मुश्किल। तो स्किल आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसको एज अ बिजनेस हैंडल करिए। अब हम देखने में, आपको हमारे इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे तो आपको दिखता है मेकअप हो रहे हैं, हेयर स्टाइल हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कितना उसमें इंटरनल वर्क है। हमारे पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास एक HR डिपार्टमेंट है, हमारे पास एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। हर ब्रांच में हमारे पास 2 से 3 मैनेजर्स हैं जो कि सारे ब्रांच की वर्किंग को हैंडल करते हैं। मतलब हर चीज़ का एक SOP बना हुआ है, हर जने का एक KRA है। तो हम इसे एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस हैंडल करते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो सैलून का है, लेकिन जिस तरह से हम कर रहे हैं वो एक कॉर्पोरेट की तरह है। सो मेरा काम क्या है, मैं दिन भर अपने ऑफिस में बैठती हूँ और मीटिंग्स करती हूँ, जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट। तभी मैंने आपसे कहा था कि मेकअप टिप्स से ज़्यादा तो मैं मेकअप का बिजनेस करती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप शायद 2-3 महीने में एक बार करती हूँगी, क्लासेस हफ्ते में एक बार लेती हूँ, लेकिन रोज़ मेरा काम है ऑफिस जाके मीटिंग्स करना, अपने HR के साथ, अपने अकाउंटेंट्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, और स्ट्रैटेजाइज करना। मैम ठीक है, अभी आप बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट जो भी आपको इतने समय से जानता है वो आप यहाँ पे आए और हम आपसे कुछ टिप्स ना ले मेकअप की, तो फिर मेरे को बहुत गाली पड़ने वाली है।
तो मैम सबसे पहले मैं आपसे बिगिनर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि भाई वो लड़की है, नया-नया अभी उसने मेकअप करना सीखा है, घर पे मेकअप कर रही है, तो अपने खुद के कॉन्फिडेंस बूस्ट के उसको भी लिए मैं यही बोलूंगी पहले सीख लो, अच्छा, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना मार्केट में। आप जिस शॉप में जाओगे वो आपको 4 चीज बेचने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको रिक्वायर्ड है एक। एंड दे हैव टारगेट्स, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू ओवरसेल। सो जब मैं पर्सनल मेकअप के क्लासेस करती हूँ तो मैं देखती हूँ इतनी बड़ी बड़ी किट्स हैं लोगों के पास, उन्हें 50% सामान तो यूज ही नहीं किया है और 80% सामान पता ही नहीं लिया क्यों है, लेकिन खरीद लेते हैं शौक में। तो अगर इतना ही शौक है मेकअप का तो एक छोटा सा कोर्स कर लो पर्सनल मेकअप का, और अपने स्किन को समझो कि आपको कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। ठीक है मैम। मैम अभी आजकल एक नो मेकअप लुक ट्रेंड में आया हाँ, है, ये क्या होता है मैम? जैसे मैं इस पे एक पढ़ रहा था, तो उस पे आया है कि नो मेकअप लुक में भी मेकअप होता है, फिर मैंने कहा इसका नाम नो मेकअप लुक ही क्यों रखा हुआ है? तो वो कैल्विन क्लाइन का एक कोट है ना, द बेस्ट थिंग इज टू लुक नेचुरल बट इट टेक्स मेकअप टू लुक नेचुरल। तो वैसे ही कुछ है ये नो मेकअप लुक। बेसिकली सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप कभी भी कृति सैनन, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ को देखोगे, आपको मेकअप नहीं दिखेगा उनके फेस पे अनलेस दे आर ड्रेस्ड अप फॉर ओकेजन। जब आप उनको एयरपोर्ट लुक्स में देखोगे, कैजुअल इंटरव्यूज में देखोगे, तो कुछ भी नहीं लगे दिखेगा आपको। ये बात अलग है कि वो लोग अपनी स्किन पे ट्रीटमेंट्स ही इतने कराते हैं कि उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही होती है। तो नो मेकअप लुक इज जस्ट नॉट यूजिंग डार्क कलर्स इन योर मेकअप। Okay. आप सब कुछ लगाते हो, आप मॉइस्चराइजर भी लगाओगे, फाउंडेशन भी लगाओगे, हाइलाइटर भी, ब्लश भी, लिपस्टिक भी, मस्कारा भी, लेकिन बहुत डार्क या बोल्ड आपको नहीं करना है। तो जो भी लुक आप क्रिएट करो वो इतना सॉफ्ट होता है कि लोगों को लगेगा आप नेचुरली ब्यूटीफुल है। मैम मेकअप करने से ज़्यादा मेकअप रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्या कि स्किन केयर ओके रिमूव करना भी ज़रूरी है, और आजकल जो ज़्यादा लोग समझ रहे हैं वो ये है कि मेकअप तो बाद में आता है, पहले आती है स्किन केयर। अगर आपकी स्किन ही नहीं अच्छी होगी तो आप कितना भी मेकअप कर लो वो एक ऐसे लगेगा आपने लेयर लगाई हुई है। तो आजकल ज़्यादातर लोग, इवन यंगस्टर्स, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्किन केयर। कि हमारी स्किन अच्छी हो, हमारी स्किन ग्लो करे, तो हमें मेकअप भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और हम नेचुरली बहुत सुंदर लगेंगे। तो ऑफकोर्स मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव करना चाहिए, कभी भी मेकअप लगा के सोना नहीं चाहिए। और रिमूव करने के बाद भी 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको रात को फॉलो करने चाहिए। इवन बॉयज़, हाँ इवन बॉयज़। मैं अपने हस्बैंड को पिछले 1 साल से, जब से मैं कोरिया गई हूँ स्किन केयर का कोर्स करने, तब से मैं अपने हस्बैंड को रेगुलरली स्किन केयर करा रही हूँ, एंड नाउ ही कांट डू विदाउट इट, बिकॉज लड़कों के पास तो मेकअप करने का भी ऑप्शन नहीं है ना, तो आप सिर्फ स्किन केयर ही कर सकते हो। सो द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री इज स्किन केयर एंड वेलनेस। तो अगर जैसे कि आपने कहा किसी को खोलना है, तो मेकअप स्टूडियो भी थोड़ा पुराना हो गया है, स्किन केयर एंड वेलनेस में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस ऑप्शन है क्योंकि लोगों को उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मैम अभी एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में बीच में ही कि सैलून में बहुत सारे ना ये वेट लॉस का भी प्रोग्राम शुरू कर जी, रखा है, स्लिमिंग। ये क्या होता है मैम? और ये मतलब ऑफ कोर्स ठीक है, पर ये डॉक्टरों का काम है ना, ये सैलून में कैसे तो आ गया? अब जो सैलून और डॉक्टर्स के बीच की जो लाइन है वो बहुत ब्लर हो गई है। ओके वैसे तो डॉक्टर्स का ही काम है माइक्रो नीडलिंग करना, या कुछ इंजेक्टेबल्स लगाना, या कुछ ऐसी क्रीम्स जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, ट्रेटनोइन या ऐसे काफ़ी सारी क्रीम्स हैं। बट अब लोग सैलून में यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि जो सैलून को प्रोवाइड करते हैं सामान, वो लोग ये ऑलरेडी अपने स्टॉक में रख रहे हैं और वो कह रहे हैं आप ये कर सकते हैं। तो किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली लाइन क्या है डॉक्टर और सैलून के बीच में। और स्लिमिंग की जहाँ तक बात करें, इट्स अ साइंस, इट्स जस्ट नॉलेज ऑफ व्हाट टू ईट, व्हाट टू ड्रिंक, एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और कुछ मशीनें आती हैं जो आपकी बॉडी की जो स्किन है उसको थोड़ी टाइटनिंग कर देती हैं, लेकिन नॉट विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो वो सैलून्स में भी यही बताते हैं, ये खाइए, ये पीजिए, इतने बजे सोइए, इतने बजे उठिए, और फिर हमारे पास आइए, हम 1 घंटे आपके पेट की मसाज करेंगे इस मशीन से, उससे आपका पेट थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स क्योंकि स्लिमिंग के लिए तो लोग कब से, आज से नहीं, सालों से दीवाने हैं, तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है और लोगों को लगता है कि ये शॉर्टकट अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही काम चलाऊ चीज़ है। ह्यूमन इनसिक्योरिटी का बेनिफिट लिया Thanks to social media. Thanks to social media, we are also insecure today. We all want to get better skin, better hair, better body, better car, better house. ये तो social media का side effect है ही। ऐसे ही एक स्कैम मैम मुझे अभी रियलाइज हुआ कि बहुत सारे सैलून्स हाइड्रा फेशियल लिख के घूमते रहते हैं, बट जी। इट्स अ मशीन, आई थिंक बहुत महंगी आती है, हर कोई नहीं अफोर्ड We कर have पाता। that in तो ये जी। स्कैम भी थोड़ा बताइए मैम। बहुत महंगी भी आती है और बहुत ही सस्ती कॉपीज भी आती हैं इसी मशीन की। हाइड्रा फेशियल एक प्योरली मशीन बेस्ड फेशियल है, वो पानी से किया जाता है, और जो भी वो मशीन है वो वाटर के साथ और कुछ सीरम्स के साथ वर्क करके आपके स्किन को क्लीन भी करती है, हाइड्रेट भी करती है। लेकिन ये सस्ती भी मिल जाती है। हाइड्रा फेशियल की मशीन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार की भी मिल जाएगी आपको अमेजोन पे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती होती है या आपने बिल्कुल ही लोकल जगह से ली होती है तो उसके साइड इफेक्ट
इफेक्ट्स भी होते हैं. सेम थिंग फॉर कॉस्मेटिक्स. आप अगर फेशियल क्रीम्स या शैम्पूज देखें तो ओरिजिनल बॉटल में लोग डुप्लीकेट शैम्पू भर लेते हैं. आपने एक बार कंपनी से ओरिजिनल खरीद लिया, उसके बाद आप उसमें सस्ता माल भर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए इतने पैकेजेस सैलून्स में हम लोग तो हैरान हो जाते हैं, कैसे तुम लोग 1,000 रुपए में ये भी दे देते हो, वो भी दे देते हो, ये भी. हमारा तो मतलब बिजली का भी बिल नहीं निकलेगा उतने में. बट दैट्स बिकॉज यू आर यूजिंग सब स्टैंडर्ड थिंग्स. तो ये बहुत है. लाइक आई सेड पहले कि हमारी इंडस्ट्री में कोई रेगुलेशन नहीं है ना. कोई भी कुछ भी करे. इट्स ऑल अबाउट द क्लाइंट कि आप कौन से ब्रांड को ट्रस्ट करते हो और आप कहाँ जाना चाहते हो. और मैम जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं, थोड़े ओवर एक्सपेंसिव कैटेगरी में लग्जरी तक भी आते लग्जरी हैं. तक भी आते हैं. तो आपके हिसाब से ऑफ कोर्स अंतर होता होगा, लेकिन सबको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा आप उसके पीछे भागो कि अफोर्डेबल भी अगर ले पाओ यार तो ले लो? अपनी पॉकेट के हिसाब से ही चलना चाहिए. उस चीज़ के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए जो आप मेंटेन ना कर पाओ. और धीरे धीरे करके, चाहे आप प्रोफेशनली कर रहे हो चाहे पर्सनली, धीरे धीरे करके अपना स्टैंडर्ड बिल्डअप करो. और इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. अगर आप अच्छे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेकअप फॉरएवर, फेंटी ब्यूटी, शनेल, हम लोग अपने स्टूडियो में क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हमारे क्लाइंट्स इतने खुश हैं आज भी मेकअप से. कोई एलर्जी नहीं होती उन्हें, कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि इतने लग्जूरियस प्रोडक्ट्स हैं. उन्होंने खुद भी शायद इतने सारे यूज़ नहीं किए होते हैं, तो उन्हें एक बार में सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे ट्राई करने को मिलते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा फील आता है. तो ऑफकोर्स फिनिश में डिफरेंस तो है ही. जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इतनी सारी रिसर्च करी गई होती है, इसीलिए वो महंगे भी होते हैं कि वो हर तरह की स्किन पे जाते हैं और स्किन को एक्चुअली नरिश करते हैं. मैं 15 साल से रोज़ मेकअप करती हूँ, एवरी डे. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मेकअप करने से स्किन खराब होती है, पर मेरी स्किन बेटर हो रही है क्योंकि आई मेक श्योर दैट आई एम यूजिंग द राइट एंड द गुड इंग्रेडिएंट्स. बट एट द सेम टाइम अगर आप ड्रग स्टोर ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हो, अफोर्डेबल ब्रांड्स, कोई हार्म नहीं है उसमें. लेकिन उनको रिमूव करना, उनके साथ कुछ अच्छे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके स्किन के पोर्स में चले जाते हैं, उनको क्लॉग करते हैं और बाद में आपको एक्ने या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो सही से रिमूव करो और एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो एंड आई थिंक यू आर गुड. मैम अभी 3-4 महीने में जिस भी लड़की की शादी होने वाली हो या ब्राइड्स जो भी देखें इस पॉडकास्ट को, कुछ आप उनको स्किन केयर मिस्टेक बताइए कि वो आप लोग के पास जब आती हैं रेडी होने के लिए और वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स करके आती हैं कि आजकल की, मैं सॉरी आपको कट शॉर्ट कर रही हूँ, आजकल की ब्राइड्स का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है. अच्छा. मैंने जब मेकअप करना शुरू किया था, ब्राइड्स इतनी रिलैक्स्ड होती थी, उनको सिर्फ अपना मेकअप, अपने कपड़े और अपनी ज्वेलरी से मतलब था. बाकी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर क्या हो रहा है, वेन्यू पे क्या हो रहा है, दूल्हा क्या कर रहा है. लेकिन आजकल ब्राइड्स को इतनी टेंशन है हर एक छोटी चीज़ की. हेलो मेरी एंट्री होगी, हेलो वो जयमाल के टाइम पे ये गाना बजना है, वो दूल्हे को फ़ोन कर रही है, तुमको ये पहनना है, हमारी फ़ोटो शूट होनी है. शी इज़ डूइंग सो मच. अगेन इट्स द सोशल मीडिया प्रेशर. व्हेन आई गॉट मैरिड आई रिमेंबर ऐसे कुछ भी नहीं था यार. मम्मी पापा ने जो डेकोर करा दिया, जो फोटोग्राफर बुला लिया, ये सब हम नहीं सोचते थे. लेकिन आजकल ब्राइड्स हर चीज़ में इतनी ज़्यादा घुसी हुई हैं कि उनके चेहरे का ग्लो ख़त्म हो गया है. ना वो ठीक से सो रही हैं, ना वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रही हैं, ना वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रही हैं. तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ ब्राइड से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगना है, अगर आपको खुश लगना है, आप चाहते हो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ, तो प्लीज़ बी मेंटली रिलैक्स्ड. मैंने एक्चुअली ब्राइड्स को गोली तक खिलाई है एंटी एंग्जाइटी. इतना बुरा हाल होता है, आई एम नॉट जोकिंग. मैंने एंटी एंग्जाइटी गोली तक खिलाई है उन्हें क्योंकि मुझे लगा ये तो इस हालत में शादी ही नहीं कर पाएगी, ये पागल हो जाएगी एकदम. क्योंकि आप इतने टाइम से उसको अपने हेड में बिल्डअप कर रहे हो, ये होगा, ऐसे होगा, वो होगा. जब वो फाइनल डे आता है, मेरे से तो आप तभी मिल रहे हो ना 3 घंटे पहले, तो वो बिल्कुल रियलिटी उनके दिमाग में क्रैश कर रही होती है कि ओ माय गॉड ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसे भी होगा, वैसे भी होगा. तो हमको उनको रिलैक्स कराना पड़ता है, उनको पानी पिलाना पड़ता है, उनको ब्रीदिंग करानी पड़ती है और कभी कभी उन्हें एंटी एंग्जाइटी देनी पड़ती है कि जाओ तुम शादी कर लो ठीक से जाके. तो मैं ब्राइड से यही कहूँगी यार, चिल करो, रिलैक्स करो. अगर आपका मूड अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा. मेकअप अच्छा नहीं भी होगा तब भी अच्छे लगोगे अगर हंसोगे और रिलैक्स्ड रहोगे तो. मैम अभी शादी की बात हो रही है, एक क्वेश्चन है मेरा आउट ऑफ दिस टॉपिक. शादी इतनी टूट क्यों रही है मैम आजकल? क्योंकि पीपल आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, स्पेशली विमेन. पहले ज़माने में विमेन को ये लिबर्टी नहीं थी कि वो अपने लिए एक स्टैंड ले सकें. ना ही उनके बच्चे उनको इतना सपोर्ट करते थे क्योंकि हम सोसाइटी के रूल से बहुत ज़्यादा बाउंड थे. दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे. लेकिन आज हम समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे बाद में, लेकिन हमारी इमोशनल और मेंटल स्टेट ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड पीपल आर स्टेइंग इन अ मैरिज ओनली एंड ओनली फॉर वन थिंग एंड दैट इज़ हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट.
अगर वो ही नहीं मिलती उनको तो दे डोंट थिंक इट्स वाइज टू स्टे इन दैट मैरिज एनी मोर। लोग ये भी समझ रहे हैं कि उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है अगर वो एक टॉक्सिक और बैड मैरिज में है। हर जगह आजकल इस चीज़ की चर्चा हो रही है, तो एजुकेशन बढ़ रही है इस चीज़ पे, इसलिए शादियां टूट रही हैं। ऐसा नहीं है कि शादियां आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले होती थी, या औरतें उतनी एडजस्टिंग नहीं है। लेट मी टेल यू, एज वुमेन हम लोग बहुत एडजस्ट करते हैं। अपना घर छोड़ के आना, आप सोच सकते हो माँ बाप के साथ रहने के 20-25 साल बाद आप छोड़ के जा रहे हो, किसी और को अपना माँ बाप बना रहे हो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये जो अरेंज मैरिज और घर, पूरा घर आपका से आपकी शादी हुई है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है। शादी दो लोगों की होती है, लड़के और लड़की की। उसमें ना लड़के के माँ बाप का कोई रोल है, ना लड़की के माँ बाप का कोई रोल है। तो लड़कियां ये समझ रही हैं आजकल। बहुत सी शादियां तो लड़के की माँ की वजह से टूट जाती हैं, इतनी इंटरफियरेंस है। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन अपनी माँ के आगे स्टैंड नहीं ले पाता, तो हम नहीं रहेंगे उसके साथ, क्योंकि कल को मेरे बच्चे भी यही देखेंगे। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी और इंडिपेंडेंट हो, एक और अपने ख्याल उसके और अच्छे हों। ऐसे घिसे पिटे रिवाजों में मुझे नहीं बड़ा करना अपने बच्चों को। तो ये रीज़न है कि लड़कियां वॉकआउट कर रही हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ नहीं तो कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, पैसे मिल जाते हैं ठीक ठाक। मैम, ममाज बॉय के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों शादी नहीं करनी चाहिए? आप मुझसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई लव इट बिकॉज आई एम ऑल्सो, आई होल्ड अ डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो मम्मास बॉय के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी शादी तो हो ही चुकी है ना मम्मा से, तो वो वहाँ से तो छोड़ ही नहीं सकता ना। उसका इमोशनल अटैचमेंट तो माँ के साथ ही है। और माँ भी इतनी इनसिक्योर है कि वो अपने बेटे को छोड़ नहीं पाती है। उसको लगता है शादी हो गई है लेकिन ये लड़की मेरे बेटे का ध्यान नहीं रख पाएगी। अरे रखना ही क्यों है उसको ध्यान? एक दूसरे का ध्यान थोड़ी ना रखना है, एक दूसरे के साथ चिल करना है, एंजॉय करना है, एक लाइफ बनानी है। लेकिन माँ, क्योंकि उसने बचपन से नर्चर किया है उस बच्चे को, वो आज भी उसकी नज़र में बच्चा ही है। तो वो कभी नहीं सोचती कि ये एक अडल्ट है और मैं इसे छोड़ दूँ। इसकी जो भी लाइफ में ये गलतियाँ भी कर रहा है वो बहुत ज़रूरी हैं, वो गलतियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं। माँ ये नहीं अपने बच्चे को करने देती कि गलती करने दो उसको, उससे सीखने दो, उन दोनों को साथ में मिलके मिस्टेक्स करने दो। आप मुझसे आज ये पूछ रहे हो ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतनी गलतियाँ करी हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा। लेकिन आज से 12-13 साल पहले सिल्वर, जो अभी फिर से इतना दौड़ रही है, सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और हम लोगों ने जितना पैसा था सबके चांदी खरीद ली। इतनी सारी चांदी खरीद ली, घर में चांदी ही चांदी, कुछ कुछ और था ही नहीं। और वो क्रैश कर गई, एकदम क्रैश, रॉक बॉटम। तो गलती थी और मिस्टेक थी, अपने सारे पैसे हमने वहाँ लूज़ कर दिए। रोए गाए, क्या कर सकते थे, बेची वो चांदी। क्या करते, चांदी के बट्टे देख के तो दुख हो रहा था, वो बेची और फिर से शुरुआत करी। तो ये एक इंसिडेंट है, पर कई बार हम इमोशनली भी और शादी में भी कई बार हम ऐसे स्टक हो जाते हैं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और हमारी लड़ाई भी अब तो नहीं होती, पहले तो हमने वो लोज देखे हैं और उसको खुद हैंडल करना सीखा है, वहाँ से खुद निकले हैं। तभी तो आज हम यहाँ हैं कि हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि अच्छी शादी क्या होती, क्योंकि हम बुरी शादी भी देख चुके हैं, हम बुरा टाइम भी देख चुके हैं। तो जब आप वो देख के आते हो तो आपको विजडम आती है। लेकिन जब आप वो देखते ही नहीं हो, आप एक बबल में, आपकी माँ आपको एक बबल में रखेगी, तो भाई दाल चावल कहाँ से आ रहा है प्लेट पे? कोई तो मेहनत कर रहा है ना वो दाल आपकी प्लेट तक लाने के लिए। तो आपको वो पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो वो माँ अपने बेटे को करने नहीं देती है और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैम, एज ए वुमेन आपके हिसाब से असली मैन कौन है? जैसे आजकल एक एनिमल वाले हमारे हैं, एक कबीर सिंह भी हैं। आजकल के जो नए लड़के हैं वो ये वाला ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि बॉडी बनाएंगे, माचो बनेंगे। बट एज ए वुमेन आप बताइए कि आपके हिसाब से रियल मैन कौन है? असली आदमी वही है जो एक औरत की सक्सेस से अफेक्टेड नहीं है, एक औरत की बोल्डनेस से अफेक्टेड नहीं है, सिक्योर है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी बीवी अगर बाहर जाके काम कर रही है, फेमस हो रही है, या मुझसे ज़्यादा भी कमा रही है, ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं, तो उसे नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि वो खुश होता है क्योंकि वो एक औरत को एज एन इंडिविजुअल देखता है, अपने से नीचे नहीं समझता। तो असली आदमी वही है जो औरत से अफेक्टेड नहीं है, इनसिक्योर नहीं है, और एक्चुअली उसे लगता है कि मैं इससे 4 चीज़ें सीख ही सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मुझसे नीचे है। वही है बस असली आदमी। ये बॉडी बनाना, जिम जाना, ये सब बहुत लोग करते हैं, लेकिन असली यहाँ से होता है असली मर्द। और वही है मेरे हिसाब से जो सिक्योर है, जो सुकून से रहता है और जिसमें कोई ईगो नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। मैम, बिगेस्ट रेड फ्लैग इन ए रिलेशनशिप, अगर आप किसी लड़की को बोलें कि भैया ये तुम्हारे लड़के में है तो दूर हो जाओ। लव बॉम्बिंग एक टर्म है, लव बॉम्बिंग, जहाँ आप प्यार बहुत दिखाते हैं लेकिन आप प्यार दिखा के वो चीज़ करा लेते हैं जो आप उसे मैनिपुलेट करके करना चाहते हैं। लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, भोली होती हैं, समझती नहीं हैं,
तो जैसे कि उसे कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी बॉडी देखे, इसलिए तुम अपनी बॉडी को ढक के रखा करो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो वो लड़की को लगता है कि हाँ ठीक है यार, सही तो कह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आप देखो ना कितना मैनिपुलेशन है इसके मैनिपुलेशन। अंदर, कि प्लीज़ तुम अपनी बॉडी ढक के रखा करो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो ये रिग्रेसिव थॉट को आप जब प्यार के बहाने उसको बोल रहे हो, और बहुत से लड़के ये टेक्निक सीख चुके होते हैं, उनको मास्टरी होती है इसमें, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इससे तो कोई अगर सीधे सीधे गुस्सा हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो ऐसे चीज़ों को लपेट के और ऐसे गिफ्ट रैप करके कर रहा है। और दूसरी चीज़, अगर उसने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, मतलब मारना पीटना तो खैर क्रिमिनली हो गया, लेकिन इमोशनली भी उसने अगर आपको तंग किया है, तो उसके बाद कोई बहुत ही महंगा गिफ्ट दे देना और ये सोचना कि चलो ये सिचुएशन खत्म हो गई, उस बारे में कॉन्वर्सेशन ना करना, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ पाइल अप होती रहती हैं। कोई भी डायमंड रिंग या कोई भी बैग एक इमोशनल वुंड को भर नहीं सकता है, उसको सिर्फ डीप टॉक्सी और अपोलोजाइज करना ही हील कर सकता है। तो वो आना चाहिए एक आदमी को, अगर नहीं आता बात करना तो मेरे हिसाब से रेड फ्लैग है। मैम एक चीज़ आपने जैसे ये बोला कि ये प्रॉब्लम से भाई बिल्कुल दूर हो जाओ, लेकिन लड़कियों के साथ क्या होता है कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि अपना चाइल्डहुड किसी किसी का थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज रहता है, उसके वजह से ना वो लोग बहुत बार रेड फ्लैग रिलेशनशिप में चली जाती क्योंकि है। वो अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं एक आदमी के साथ, क्योंकि बचपन से उन्हें यही होता है कि पापा ध्यान रखेंगे मम्मी का, भाई ध्यान रखेगा घर का, या कुछ बाहर का काम है तो भाई। तो ये वही मैंने बोला था ना कि वो पैटर्न होता है उनके दिमाग में कि हम एक आदमी के साथ ही सिक्योर हैं। मैं एक्चुअली एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, और उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसकी बेटी उससे कहती है कि क्यों नहीं हम छोड़ देते हैं इनको, पीते हैं रोज़, इतना ड्रामा होता है। तो वो कहती है एक आदमी के बिना हम दोनों कैसे रहेंगे, क्योंकि ये उसकी कंडीशनिंग है ना बचपन से। पढ़ी लिखी लेडी है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये सोच है कि एक आदमी के बिना इस समाज में कैसे रहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर अच्छा उस आदमी की डेथ हो जाए तो रहना ही पड़ेगा ना, वो छोड़ के भाग जाए आपको तो भी आपको रहना पड़ेगा ना। तो ये डिसीजन आप क्यों नहीं ले पाते हो कि आपको अलग रहना है, क्योंकि कंडीशनिंग है कि आदमी के बिना नहीं रह सकते। अब वो आपको अपने दिमाग से हटानी है। बहुत मजा आता है आदमी के बिना रह के, देखो थोड़े दिन हस्बैंड है ना तो भी छुट्टी पे चले जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी पे जाके देखो, बहुत मजा आता है। मैम हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई बड़े बड़े एक्टरों से पूछा गया है पैसा इंपॉर्टेंट है क्या, मनी इंपॉर्टेंट है क्या, तो सब अपना अपना बताते हैं, बट एज ए वुमेन पैसा इंपॉर्टेंट है ऑफ क्या? कोर्स यार, वुमन क्या है, एज अ जानवर भी पैसा इंपॉर्टेंट है। कुत्ते को भी अच्छा खाना मिलता है तो ज़्यादा खुश रहता है। पैसा एक लाइफस्टाइल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ना। आज आप यहाँ बैठे हो, आपके पास कैमरे हैं, लाइट्स है, इन सब में पैसा लगता है। ऑफ कोर्स पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और औरतों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें थोड़ी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है। भाई हम रात को वॉक नहीं कर सकते सड़क पे, हमें अपना व्हीकल चाहिए होता है। तो लेकिन पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप भागते जाओ पैसे के पीछे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी भी नहीं है, और वैसा करना भी नहीं चाहिए। आपकी एक लाइफस्टाइल है जो आपको अफोर्ड करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। जब आप वहाँ पहुँच जाओ तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो आपकी सोल है, आप उसको भी देख रहे हो। क्योंकि पैसा तो एक वन डायमेंशनल चीज़ है ना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको दे सकता है, लेकिन आपके पास एक कमरा है, उसमें एक एसी है, अच्छा टीवी लगा है, अच्छा खाना है, अच्छा घर है, उसके बाद क्या करेगा पैसा, क्या करेगा? सिर्फ उसी को ही तो अपग्रेड करोगे आप। तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है भाई। कहते हैं ना कि रोने के लिए भी अगर आप फरारी में रोगे तो बेटर है सड़क पे रिक्शे पे रोने से अच्छा है फरारी में रो। तो या मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू अर्न दैट मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट शुड बी अर्नड वेरी क्लीनली। गलत मीन से पैसा नहीं कमाना चाहिए, वो आपको कभी खुशी नहीं देता है। मैम व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल वुमेन, अगर मैं आपसे पूछूं आप दोगे तो? मैंने तो इतनी सारी एडवाइस दी थी, सारी इंपॉर्टेंट पर है। एक आप मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई टाइमलाइन नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप शादी करो, ज़रूरी नहीं है आप बच्चे करो। बहुत से लोग आजकल डिसाइड कर रहे हैं टू नॉट गेट मैरिड। शादी हो जाती है, दे आर स्टिल डिसाइडिंग टू नेवर हैव किड्स, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में बच्चे फिट नहीं होते। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें वर्ल्ड पॉपुलेशन और बढ़ानी चाहिए। लेकिन बस यही है कि आप अपने आप का ध्यान रखते रहो, अपने आप को खुश रखो। अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी है, और कोई नहीं आ रहा आपको सेव करने। सो स्टार्ट टुडे। थैंक यू सो मच भव्या मैम, आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के यहाँ पे आए और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। Thank you for having me here. Always a pleasure being here. Thank थैंक you यू so मैम। much.